आइए मैं आपको बताता हूँ कि केजरीवाल जी ने अदालत में जज के सामने क्या-क्या बोले और अदालत के अंदर का पूरा वीडियो का रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दिखाऊँगा। केजरीवाल जी जज से कहते हैं कि मेरा ये केस मैडम 2 साल से है, डेढ़ से पौने 2 साल से चल रहा है। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई का पहला केस फाइल हुआ था और 22 अगस्त 2022 को ईसीआईआर फाइल हुई थी। मुझे गिरफ्तार किया गया है, ना तो किसी कोर्ट ने मुझे दोषी करार दिया है, ना मेरे ऊपर कोई मुकदमा चला है, ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप तय हुआ है। केजरीवाल जी का कहना है कि ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप है। अभी तक इस केस में सीबीआई 31,000 पेज फाइल कर चुकी है और 294 विटनेस को एग्जामिन कर चुकी है। ईडी लगभग 162 विटनेस को एग्जामिन कर चुकी है और 25,000 पेज फाइल कर चुकी है। केजरीवाल जी कहते हैं कि इन सारे विटनेस और कागजों को मिलाकर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, मेरा नाम सीधे सीधे 4 स्टेटमेंट्स में आता है, वो मैं आपको सामने रखने की इजाज़त चाहता हूँ। मेरा 4 जगह आता है। पहला सी अरविंद मनीष सिसोदिया जी के सेक्रेटरी थे। उन्होंने ये बयान दिया है कि एक दिन वो मेरे घर में मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया जी ने उनको कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किए। मैडम, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी मौजूदगी में कुछ पैसे दिए। मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया जी ने सी अरविंद को कुछ डॉक्यूमेंट दिए। मैडम, मेरे घर पर ढेरों विधायक मंत्री आते हैं अपने अपने सेक्रेटरी लेकर, वो आपस में खुसर फुसर भी करते हैं और डॉक्यूमेंट भी एक्सचेंज करते हैं। मुझे क्या पता कि कौन किसको क्या दे रहा है। क्या ये बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है? दूसरा, एमएसआर मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी, ये एमपी थे जगन रेड्डी की पार्टी से। एमएसआर एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मेरे दफ्तर आते हैं। इससे 10 दिन पहले उन्होंने मेरे दफ्तर को ईमेल लिखी थी कि मैं सांसद हूँ और मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूँ। मेरे ऑफिस से उन्हें 10 दिन बाद का टाइम दे दिया गया। वो 4:30 बजे मेरे पास मिलने के लिए आए। मैं किसी वजह से जल्दी में था तो उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे दिल्ली में अपना फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है, उसके लिए ज़मीन चाहिए। मैंने उनको कहा कि ज़मीन हमारे अंडर में नहीं आती, एलजी साहब के अंडर में आती है। आप चिट्ठी दे दीजिए, मैं एलजी साहब को फॉरवर्ड करूंगा। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पर रेड होती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप केजरीवाल जी से मिले? वो कहते हैं कि हाँ, मैं मिला और मैं केजरीवाल जी से अपने फैमिली ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने गया था। ये 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 का स्टेटमेंट है। 5 महीने बाद 10 फरवरी को उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बावजूद भी वो अपने स्टेटमेंट पर कायम रहते हैं। 5 महीने जब उनका बेटा गिरफ्तार रहता है तो बाप टूट जाता है। 16 जुलाई को उसके पिताजी अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। 16 जुलाई को अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। 18 जुलाई को उनका बेटा छूट जाता है। उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट हो रहे थे जब तक वो अपना स्टेटमेंट मेरे खिलाफ नहीं दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया, बेटा भी छूट गया, स्टेटमेंट होने भी बंद हो गए और 3 अक्टूबर को उनका माफीनामा भी हो गया। मिशन कामयाब हो गया। इसका मतलब ईडी का मकसद केवल और केवल मुझे फंसाना था। 3 सेक्शन 50 के स्टेटमेंट है मैम, तीनों बराबर है। उनमें से एक स्टेटमेंट को तवज्जो क्यों दी गई? क्या जांच की गई कि एक सही है और बाकी 2 गलत हैं? जो 25,000 पेज ईडी ने फाइल किए हैं, उन 25,000 में जो केजरीवाल के खिलाफ वाला स्टेटमेंट है, सिर्फ उनको लगाया गया है। बाकी दोनों स्टेटमेंट दबा दिए गए हैं। क्यों मैम?
कोर्ट के सामने तीनों स्टेटमेंट लाने चाहिए थे ताकि कोर्ट डिसाइड करे कि सच्चाई क्या है। तीसरा स्टेटमेंट है उनके बेटे राघव मगुंटा का। 16 सितंबर को उसके घर पर रेड होती है और बयान लिया जाता है। उसके बाद 10 फरवरी को उसको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद उसके 5 स्टेटमेंट होते हैं, उनमें वो वही बोलता है जो पहले बोला है। फिर 5 महीने तक वो जेल में रहता है। उसके बाद जब 16 जुलाई को जब पिताजी बयान बदलते हैं तो 18 जुलाई को उनको छोड़ दिया जाता है। 7 स्टेटमेंट उनके हुए, 6 वो मेरे खिलाफ नहीं बोलते। 7वें में जैसे ही वो मेरे खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होता। उनको जेल से छोड़ दिया जाता है, उनको माफीनामा दे दिया जाता है। ये जो 6 स्टेटमेंट है ये रिकॉर्ड में नहीं लगाए जाते। चौथा है शरद रेड्डी। शरद रेड्डी के केस में 16 सितंबर को उसके यहाँ रेड हुई, उसने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला। 9 नवंबर को उसने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला। 10 नवंबर को उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उसके 9 बयान दर्ज किए जाते हैं जिसमें वो मेरे खिलाफ नहीं बोलता। उसके बाद 6 महीने गिरफ्तार रहने के बाद 25 अप्रैल को वो छूट जाता है और वो केवल इतना कहता है कि मैं विजय नायर के साथ सीएम साहब के पास गया था। सीएम साहब जल्दी में थे तो सीएम साहब ने कहा कि विजय के टच में रहो, विजय अच्छा लड़का है। केजरीवाल जी का कहना है कि मैम मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मौजूद मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है। पहला बात, जो 30,000 पेज फाइल किए हैं, ये 30,000 पेज के अलावा 1 लाख पेज ईडी के दफ्तर में पड़े हुए हैं जो हमारी बेगुनाही के सबूत हैं, उनको कोर्ट के सामने नहीं लाया गया। दूसरी बात, कहते हैं शराब घोटाले का पैसा आखिर है कहाँ। मैम आरोप लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए किसी साउथ लॉबी के शराब की पॉलिसी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को दिए। ये जस्टिस संजीव खन्ना का ऑर्डर है। मैम पेज 22 के पैराग्राफ 12 में कहा गया है कि 100 करोड़ रुपये रिश्वत का मामला डिबेट के लायक है। इसका मतलब ये रिश्वत का मामला संदेहास्पद है, उसके सबूत ही नहीं है। लेकिन असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। जब ईडी की जांच शुरू होती है, ईडी की जांच के 2 मकसद थे। पहला मकसद आम आदमी पार्टी को क्रश करना, आम आदमी पार्टी ने चोरी की है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, आम आदमी पार्टी ने घोटाला की। ईडी का दूसरा मकसद था उसके पीछे एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना, जिसके जरिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं, मैम आपको मैं सबूत देता हूँ, शरद रेड्डी के केस में शरद रेड्डी को बेल किस वजह से मिली। एक शरद रेड्डी ने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया और शरद रेड्डी ने गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपये का चंदा भाजपा को दिया। गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपये के बॉन्ड शरद रेड्डी ने खरीदे और उसके बाद उसे जमानत मिल गई। इससे मनी ट्रेल साबित हो जाता है। गिरफ्तार होने के बाद उसने 55 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया। बीजेपी के अकाउंट में ये पैसा सीधे तौर पर गया। इससे मनी ट्रेल साबित हो गया। यही पूरी जांच का मकसद था कि एक तरफ आम आदमी पार्टी को क्रश करना, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना और पीछे से एक्सटॉर्शन करना।